अच्छा, एक बात सोचिए, अगर अगर अभी इसी वक्त किसी का फोन लेकर उसकी सारी चैट्स, कॉल्स, फोटोज, सब कुछ। हाँ, मतलब उसकी पूरी डिजिटल दुनिया ही डिलीट कर दी जाए और फिर उससे पूछा जाए, अब बताओ तुम असल में कौन हो, तो क्या जवाब मिलेगा? हमारे पास आज जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ज्यादातर लोग शायद चुप रह जाएंगे। और ये खामोशी ये बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आज हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं या जो फैसले ले रहे होते हैं, उनमें से बहुत कुछ शायद हमारा अपना है ही नहीं। और यहीं से एक बहुत ही परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम मैनिपुलेशन या मानसिक हेरफेर कहते हैं। बिल्कुल। मैनिपुलेशन, ये शब्द सुनते ही लगता है कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है। हाँ, पर इन सोर्सेज में जो बताया गया है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। ये किसी को मजबूर करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये किसी के दिमाग में कोई विचार इस तरह से डाल देना है कि उन्हें लगे कि ये विचार तो उनका अपना ही था। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये काम अक्सर दुश्मन नहीं करते। तो फिर कौन करता है? ये रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि ज्यादातर ये हेरफेर अपने ही लोग करते हैं। वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो हमारे सबसे करीब होते हैं। तो आज हम इसी खामोश रीप्रोग्रामिंग की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कैसे काम करती है, इसके संकेत क्या हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और आखिर ये इतनी असरदार क्यों है कि अच्छे समझदार लोग भी इसके जाल में फंस जाते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर। ये जानना थोड़ा डरावना है। मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह ये समझना है कि इसके संकेत दिखते कैसे हैं। सही बात है। क्योंकि इन लेखों के हिसाब से ये अक्सर इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि हम शायद उन पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। पहला संकेत जो बताया गया है वो है जब कोई बार बार आपको ये महसूस कराए कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और ये एक क्लासिक तरीका है किसी की चिंताओं को खारिज करने का। सोचिए किसी को कोई बात परेशान कर रही है, वो अपनी भावनाएं या कोई शक जाहिर करता है और सामने से जवाब मिलता है, इट्स ऑल इन योर हेड, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, सुनने में एक आम सी बात लगती है, लेकिन असल में ये आपके दिमाग में आत्मसंदेह का पहला बीज बो रही है। मतलब ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि शायद आपकी अपनी समझ या जो गट फीलिंग है वो ही गलत है। बिल्कुल। और दूसरा संकेत भी इसी से जुड़ा है, जब कोई आपकी बातों को ओवर रिएक्शन कहकर छोटा कर दे। जैसे किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको सच में तकलीफ हुई, हाँ। और जब आपने वो तकलीफ जाहिर की तो जवाब मिला, अरे तुम तो हर बात पे ओवर रिएक्ट करती हो। और ये सिर्फ आपकी भावनाओं को अमान्य करने से एक कदम आगे है। ये आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ एक हथियार बना देता है। हथियार? कैसे? इसका असर ये होता है कि धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर ही भरोसा करना बंद कर देते हैं। अगली बार कुछ महसूस होने पर आप सोचेंगे, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैं बस ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ। आप अपनी ही हकीकत पर सवाल उठाने लगते हैं। हाँ। तीसरा संकेत तो शायद सबसे चालाकी भरा है, जब कोई आपकी सीमाओं, आपकी बाउंड्रीज को आपका ईगो बता दे। जैसे आपने कहा, प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो, और जवाब में सुनने को मिला, तुम में आजकल बहुत ईगो आ गया है। ये तो सीधा हमला है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ वो आपकी एक जायज मांग को आपकी शख्सियत की कमी बता रहे हैं। इन सोर्सेज में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि ये सिर्फ व्यवहार के तरीके नहीं है, ये किसी के सोचने के तरीके को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है। मतलब इसका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है। करें जो वो चाहते हैं। ये एक बहुत धीमी और खामोश जंग है जो आपके दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन लेखों में एक कहानी का जिक्र है। हाँ। कहानी एक सीधे साधे ईमानदार इंसान की है जिसकी जिंदगी में एक ऐसा चालाक व्यक्ति आता है जो बातों में बहुत माहिर है। और ये प्रक्रिया, जैसा कि इसमें बताया गया है, 3 चरणों में होती है। पहला चरण है सराहना। हाँ, ये हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू होता है। मैनिपुलेटर आपको वो बातें कहेगा जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। तारीफों का एक जाल बिछाएगा। हाँ, एक ऐसा जाल कि आप उसमें खुद को बहुत खास महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल। कहानी के शब्द कुछ ऐसे हैं, तुम बाकियों से बहुत अलग हो, तुम चीजों को इतनी गहराई से समझते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला आज तक। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, तारीफ करना तो अच्छी बात है, रिश्तों में ये जरूरी भी है, तो फिर ये मैनिपुलेशन कब बन जाती है? वो लाइन कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लाइन जो है वो नियत में है। एक सच्ची तारीफ आपको मजबूत बनाती है, वो बिना शर्त होती है।
ओके। लेकिन मैनिपुलेशन वाली तारीफ वो एक निवेश की तरह होती है। मैनिपुलेटर आपको तारीफ की एक डोज देता है ताकि आप उसके आदी हो जाएं। ताकि आप उस वैलिडेशन के लिए उस पर निर्भर हो जाएं। बिल्कुल। वो आपको ऊपर इसलिए नहीं उठा रहा कि आप उड़ें, बल्कि इसलिए उठा रहा है ताकि गिराने पर चोट ज्यादा लगे। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो एक बार जब तारीफ के जरिए भरोसा और निर्भरता बन जाती है, तब दूसरा चरण शुरू होता है, जो है तुलना। अब वही तारीफ करने वाला इंसान आपको दूसरों से या आपके ही पुराने वर्जन से तौलने लगता है। ठीक। अब बातें कुछ ऐसी होने लगती हैं, देखो बाकी लोग तो ऐसे नहीं करते, या तुम पहले कितने अच्छे थे अब वैसे नहीं रहे। ये तुलना सीधे आपके मन में एक डर पैदा करती है। हाँ, कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं उस खास इंसान की नजरों में गिर तो नहीं रहा। ये आपको लगातार एक असुरक्षा के घेरे में रखता है। और मुझे लगता है कि इसी असुरक्षा की वजह से व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश करने लगता है। बिल्कुल। ताकि वो वापस वैसा ही बन सके जैसा मैनिपुलेटर उसे देखना चाहता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी चरण, अपराध बोध, मतलब गिल्ट। हाँ, अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, या तुम्हारी वजह से देखो मेरी क्या हालत हो गई है। बिल्कुल। ये बातें एक भावनात्मक कर्ज की तरह आप पे लाद दी जाती हैं। आपको लगने लगता है कि आप एहसान फरामोश हैं, कि आपकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, और आप उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये किसी को ऊपर उठाने से शुरू होकर उसे धीरे धीरे तोड़ने तक पहुंचती है। लेकिन इन सोर्सेज में जो सबसे खतरनाक पल बताया गया है वो ये नहीं है कि मैनिपुलेटर क्या कह रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे खतरनाक पल वो है जब पीड़ित व्यक्ति अकेले में खुद से ये कहता है, क्या शायद गलती मुझ में ही है। ये वो पल है जब जंग खत्म हो जाती है, मैनिपुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब क्यों? उस एक लाइन में ऐसा क्या है? क्योंकि अब बाहरी आवाज आपकी अपनी अंदरूनी आवाज बन चुकी है। अब आपको नियंत्रित करने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं, आप खुद ही खुद को नियंत्रित करने लगते हैं। आपने अपनी सोच की बागडोर दूसरे के हाथ में दे दी है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। ये सुनकर एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर ये हेरफेर इतना आम है तो लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? खासकर वो लोग जो स्मार्ट हैं, समझदार हैं, वो क्यों इस जाल में फंसे रहते हैं? इसका जवाब तर्क में नहीं, भावनाओं में छुपा है। मतलब? ये रिसर्च साफ कहती है कि मैनिपुलेशन का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे भावनाओं पर काम करती है, और भावना के सामने सबसे तेज दिमाग भी अंधा हो सकता है। जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो सारे तथ्य, सारे तर्क, सारे सबूत धुंधले पड़ जाते हैं। और मैनिपुलेटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इन लेखों में बताया गया है कि वो बहुत नाटकीय या शोर मचाने वाले नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शांत रहते हैं, वो आपको देखते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं। उनकी रणनीति बहुत सूक्ष्म होती है। हाँ, वो सीधे हमला नहीं करते, बल्कि आपकी सबसे गहरी जरूरतों और डरों को निशाना बनाते हैं। जैसे अगर किसी को अकेलेपन से डर लगता है तो वे उसे इतना ज्यादा अपनापन और साथ देंगे कि वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। वो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया बन जाएंगे। बिल्कुल। और अगर किसी को मंजूरी या वैलिडेशन की चाहत है तो और वो उसकी खूब तारीफ करेंगे, उसे खास महसूस कराएंगे, उसे दुनिया में सबसे ऊपर रखेंगे। और जो लोग टकराव से बचते हैं, और अगर कोई ऐसा है जो टकराव या बहस से बचता है, जिसे शांति पसंद है, तो वे उस पर धीरे धीरे दबाव डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादा विरोध नहीं करेगा। वो शांति बनाए रखने के लिए झुक जाएगा। हाँ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे डरावनी बात यह है कि पीड़ित को हमेशा यही लगता है कि सारे फैसले वो खुद ले रहा है। बिल्कुल। उसे लगता है कि मैं अपनी मर्जी से बदल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से समझौता कर रही हूँ, मैं रिश्ते को बचाने के लिए सब कर रही हूँ। उसे कभी ये एहसास नहीं होता कि उसके फैसलों की डोर किसी और के हाथ में है। कभी नहीं। उसे लगता है कि वो ड्राइवर सीट पर है, जबकि असल में वो सिर्फ एक पैसेंजर है। यही इस तरीके की सफलता का सबसे बड़ा राज है। मैं इस धीमी प्रक्रिया वाली बात पर हैरान हूँ। क्या इन सोर्सेज में इसका कोई उदाहरण है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है? हाँ, है। क्योंकि एक बड़ी घटना को पहचानना आसान है, पर ये छोटे छोटे जहर के घूंट। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जहर। यस। ये रोज थोड़ा थोड़ा होता है। इन लेखों में इस प्रक्रिया के क्रमिक चरणों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, और ये बहुत परेशान करने वाला है। बताइए। ये ऐसे शुरू होता है। आज आप किसी बात के लिए सिर्फ सफाई देती हैं। ओके। आप समझाती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। ये पहला चरण है जहां आप अपने एक्शन को डिफेंड कर रही हैं। ठीक है, ये तो आम बात है।
कई बार करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन फिर अगला चरण आता है। कल आप अपने किए को सिर्फ समझाती नहीं, उसे सही ठहराना शुरू कर देती हैं। आप जस्टिफाई करती हैं। आप तर्क देती हैं कि आपका इरादा सही था, भले ही तरीका गलत लगा हो। अब आप अपने एक्शन से हटकर अपने इंटेंशन को डिफेंड कर रही हैं। और फिर तीसरा चरण? परसों आप उस गलती के लिए माफी मांगती हैं जो आपने की ही नहीं थी। ओह। सिर्फ इसलिए ताकि बहस खत्म हो, ताकि घर में शांति बनी रहे, ताकि सामने वाला नाराज ना हो। ये वो बिंदु है जहां आप पूरी तरह हार मान लेती हैं। और इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न है? बहुत गहरा। ये लड़ाई धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर आपके अपने दिमाग के अंदर चली जाती है। अब आप अपनी पहचान पर ही सवाल उठाने लगती हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और फिर एक दिन आता है जब व्यक्ति अपने ही पक्ष में बोलना छोड़ देता है। हाँ, उसे लगता है कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में गलती उसी की निकाली जाएगी। और यही इस प्रक्रिया का अंतिम और सबसे विनाशकारी परिणाम है। वो क्या है? जब कोई अपने लिए बोलना बंद कर देता है तो उसका आत्ममूल्य, उसकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी जरूरतें कोई मायने नहीं रखती। उसने खुद को खुद की नजरों में ही महत्वहीन बना लिया है। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक बहुत कड़वा सच सामने आता है जिसका जिक्र इन सोर्सेज में भी है। हाँ। सुनने में ये शायद अजीब लगे, लेकिन मैनिपुलेशन उन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा काम करती है जो असल में अच्छे होते हैं। हाँ। जो सहानुभूति रखने वाले यानी एम्पैथेटिक होते हैं और जो समझदार होते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल सही है। जो लोग दयालु होते हैं वो दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं। वो आसानी से किसी पर शक नहीं करते। वो हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। बिल्कुल। जब कोई उन्हें चोट पहुंचाता है तो उनका पहला ख्याल ये नहीं होता कि सामने वाला गलत है, बल्कि ये होता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया। तो इसका मतलब ये है कि खुद को बचाने के लिए हमें कम एम्पैथेटिक या ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। ये तो एक बहुत निराशाजनक विचार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इन सोर्सेस का संदेश भी नहीं है। समाधान कठोर बनना नहीं, बल्कि जागरूक बनना है। एक दयालु व्यक्ति मैनिपुलेटर के लिए एक आसान निशाना इसलिए होता है क्योंकि मैनिपुलेटर उनकी इसी सहानुभूति और समझ को उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अच्छा। वो जानता है कि आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, आप उसे माफ कर देंगे। और इसकी तुलना उन लोगों से की गई है जिन्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, मतलब जो क्रूर या स्वार्थी होते हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग कठोर या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। वे अपराध बोध या सहानुभूति जैसी भावनाओं से आसानी से प्रभावित नहीं होते। तो मैनिपुलेटर के इमोशनल हथियार उन पर काम नहीं करते, बेअसर हो जाते हैं। ये एक दुखद सच्चाई है कि इस खेल में अक्सर वो लोग शिकार बनते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा दिल होना कमजोरी है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस ये है कि बड़े दिल वालों को अपनी सीमाएं तय करना सीखना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि मैनिपुलेशन कोई हमला नहीं, बल्कि एक धीमी खामोश साझेदारी है, जिसे चलाने वाला चालाक होता है, लेकिन जिसे ताकत पीड़ित की अपनी ही अच्छाई और सहानुभूति से मिलती है। बहुत अच्छे से कहा आपने। असल में ये आपकी खूबियों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि इस चर्चा का मकसद किसी के मन में हर रिश्ते को लेकर शक पैदा करना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता लाना है, ये समझना कि हमारी सोच और भावनाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम इन तरीकों को पहचानना सीख जाएं, तो हम अपनी दयालुता को खोए बिना खुद को बचा सकते हैं। तो आखिर में बचाव क्या है? अगर कोई इस पैटर्न को अपनी जिंदगी में देख रहा है तो वो क्या करे? सबसे बड़ा बचाव है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को वापस पाना, अपनी गट फीलिंग पर, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। जब कोई चीज अंदर से लगातार गलत लगे तो उसे ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्शन कहकर खारिज ना करना। और सबसे जरूरी ये सवाल पूछने की हिम्मत रखना कि क्या ये विचार सच में मेरा है या ये मेरे दिमाग में डाला गया है। यही जागरूकता सबसे बड़ा कवच है। और अंत में हम इस चर्चा को इन सोर्सेज में दिए गए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। सवाल को थोड़ा बदलते हुए हम इसे ऐसे पूछेंगे कि ये सुनने वालों के लिए व्यक्तिगत हो जाए। सवाल ये है, आपकी जिंदगी में वो कौन सा रिश्ता है जहाँ शांति बनाए रखने की कीमत आपको खुद को छोटा करके चुकानी पड़ती है? जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर इस सवाल को सुनते ही कोई नाम या कोई चेहरा दिमाग में आता है तो शायद संदेश भी मिल